हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस स्पेशल दृष्टि की ईयरली करंट अफेयर्स की बुक आई हुई है, जो यूपीपीसीएस प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए इसके सैम्पल पीडीएफ को देखते हैं। हम कुछ करंट अफेयर्स जो हैं उनका अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सूक्ष्म दृष्टि राष्ट्रीय घटनाएं। सबसे पहला है, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? उत्तर प्रदेश के तो कल्की धाम मंदिर, जो संभल जिले में स्थित है। प्रथम ध्यान देंगे, प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट जो है वो गुवाहाटी असम में हुई है। किसके द्वारा आयोजित हुई है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। असम ने किसे राज्यफल घोषित किया है? तो ये नींबू की एक प्रजाति है, काजी नींबू, साइट्रस लेमन। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। इसकी ट्विन थीम्स क्या थी? तो विकसित भारत पहला और दूसरा भारत लोकतंत्र की मातृका। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जज के पैनल के आधार पर दो तरह से मूल्यांकन किया गया है, एक जज के द्वारा और एक ऑनलाइन पोल के द्वारा। ठीक है, दो तरह से किया गया। तो जज के द्वारा में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो उड़ीसा को मिली है, पहली प्राइज। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। मंत्रालय कौन सा फर्स्ट प्राइज जीता है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, इसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की मातृका। तो यहीं से ट्विन थीम्स को निकाला गया है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ऑनलाइन पोल के आधार पे गुजरात जो है वो पहले स्थान पे है, थीम क्या थी? धोरडो। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, थीम क्या थी? विकसित भारत समृद्ध विरासत। तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, थीम क्या थी? आंध्र प्रदेश में विद्यालय शिक्षा में परिवर्तन। ठीक है, तो ऑनलाइन पोल के आधार पर पूछेगा तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। फिर देखते हैं, एक है पुंगनूर गाय। ये गाय की एक प्रजाति है जो मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित है और सबसे छोटी कुबड़ वाली गायों में से एक है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये अंबेडकर जी की मूर्ति है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग घोषित की गई है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में किसको रखा गया है? तो इसको कैटेगरी ए स्टेट बोला गया है। ठीक है, तो बेस्ट परफॉर्मर जो है वो गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 4 राज्य बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में है। लीडर्स की श्रेणी में कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश भी लीडर्स श्रेणी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में जो लीडर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है, बेस्ट परफॉर्मेंस में नहीं है। श्री राम जन्मभूमि में मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को आयोजित हुई है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है इसका निर्माण नागर शैली में किया गया है। इसके मुख्य वास्तुकार जो हैं चीफ आर्किटेक्ट वो चंद्रकांत सोमपुरा है। श्री राम भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में रखा गया है आयुष दीक्षा की आधारशिला। ये CSIR की तर्ज पे एक मानव संसाधन विकास केंद्र होगा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ये है आयुष दीक्षा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम का क्या है? असम वैभव। इससे सम्मानित किया गया पूर्व CGI रंजन गोगोई। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD, भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सर्वाधिक लंबे समुद्र पुल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा सेवा अटल सेतु। इसका दूसरा नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सबसे लंबे समुद्र पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी पर रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 21.8 है, जिसमें से समुद्र में
16.5 किलोमीटर है। 21.8, 16.5। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2024 में किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य दिवस किस दिन को मनाने का अधिसूचना जारी की है, तो वो है पोइला बैसाख, यानी कि बैसाख का पहला दिन, बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है, तो वो है बांग्लार माटी बांग्लार जल, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 वी बॉक्स के द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार सबसे कार्य के लिए सबसे पसंदीदा राज्य जो है वो केरल है, और ओवरऑल यंग एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि समग्र युवा नियोजनीयता जो है वो 51.25% है। सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा उपलब्धता वाले राज्य जो हैं वो हरियाणा है। ठीक है, इसमें आप ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश भी है। रोजगार योग्य प्रतिभा उपलब्धता वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन हरियाणा पहले पे है। रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो ये है हरियाणा में। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भाऊपुर जंक्शन खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। ये किस कॉरिडोर का खंड है, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक हिस्सा है ये। सबसे बड़े डायमंड कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया, सूरत में, और इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। किस हवाई अड्डे को, गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है, सूरत हवाई अड्डा। इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर में। सहयोगी जो संस्था है वो कोटक महिंद्रा बैंक है और आईआईटी कानपुर है। कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को अयोग्य घोषित किया गया है, तो महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की मेंबर है ये, और किस लोकसभा सीट से चयनित हुई थी, तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल। क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी घोषित करता है। इसके अनुसार जो प्रति लाख जनसंख्या है, अपराध दर वर्ष 2021 के मुकाबले 22 में कम हुई है, मतलब 445.9 से घट के 422 हो गई। ये सबसे कम अपराध जो है प्रति लाख जनसंख्या पे दर्ज किए गए हैं वो है कोलकाता में। पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया, तो गुरुग्राम में। इसका नाम क्या है, तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब। किस परियोजना के तहत इसको बनाया गया है, तो भीष्म परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। अब बोल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, तो वो है प्रधानमंत्री जन मन योजना। ठीक है, JAN-MAN, J फॉर जनजाति, A फॉर आदिवासी, N फॉर न्याय, MA फॉर महा, A फॉर अभियान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया जनजाति गौरव दिवस यानी कि 15 नवंबर 2023 को। कहाँ से, तो खूंटी झारखंड से। ठीक है, द हम्प एक म्यूजियम खोला गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। ये पासीघाट अरुणाचल में है। किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित नमो दीदी ड्रोन योजना शुरू की गई है, तो वो है SHG महिला स्वयं सहायता समूहों को। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है वो एम्स देवघर झारखंड में किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम जो है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण जो है वो दिसंबर में आयोजित किया गया है बनारस में। गुजरात ने एक मछली को राज्य मछली घोषित किया है, तो वो है घोल मछली। किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की ग्लोबल केस स्टडीज में शामिल किया गया है, तो वो है केरल। तो केरल की
रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। 3D प्रिंटेड मंदिर पहला कहाँ बना है? तो सिद्दिपेट तेलंगाना। साथी क्या है? साथी पोर्टल क्या है? तो वो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आप यहाँ दे सकते हैं और उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। तो एक साथी क्या है? पोर्टल है। और शिक्षा विभाग और IIT कानपुर ने इसे लॉन्च किया है। अग्निपहल किस मंत्रालय से संबंधित? तो आयुष से है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद से आपको आयुष मंत्रालय ध्यान आ जाना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है खूंटी राजस्थान 15 नवंबर 2023 और यहीं पे PM जनमन योजना जो है लॉन्च की गई है। अब यहाँ आता है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। सिटी इनोवेशन इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। सिटी हो गया। इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 लॉन्च किया गया है दिल्ली में और इसका उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के साथ सर्कुलर इकोनॉमी चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। मतलब वेस्ट मैनेजमेंट प्लस सर्कुलर इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण जो है वो इटावा में किया गया है। ये पहला है प्रशिक्षण केंद्र जो भेड़ बकरी पालन से रिलेटेड है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावी बॉन्ड योजना जो है वो कब आई थी? 2018 में आई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि पॉलिटिकल फंडिंग यानी कि जो राजनीति वित्त पोषण है उसमें व्यवस्था में पारदर्शिता लाना इसका लक्ष्य था। ठीक है। लेकिन 15 फरवरी वैलेंटाइन डे के अगले दिन, ठीक है, 2024 को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है। मतलब अब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। 5 सदस्यीय पीठ में CJI DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई, JB परदीवाला, मनोज मिश्रा शामिल थे और इसने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का ये उल्लंघन है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है कहाँ से फंड पा रही है और कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कितने फंड जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है। तो इसी के साथ न्यायालय ने नए चुनावी बॉन्डों को जारी करने पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के अनुसार SBI जो है वो जारी करता थी को 12 अप्रैल 2019 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्णय दिया था उस डेट के बाद 12 अप्रैल 2019 के बाद से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्डों का विवरण भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना है। उसमें डेट होगी खरीद की, फिर कौन खरीदा और कितने का खरीदा। उसके बाद प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण भी ECI को देना होगा, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा। डेडलाइन क्या रखी गई है? 6 मार्च तक दे देना है और 13 मार्च को इसको इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे दिखाना है। ठीक है। चुनावी बॉन्ड क्या थी? ये था एक प्रॉमिसरी नोट थी यानी कि वचन पत्र था। इसमें धारक के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता था, खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता था इसमें। ठीक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत का नागरिक हो। 1000 के डिनोमिनेशन 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और आगे के मूल्य में जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड जारी किए जाने तिथि से 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं। उसी के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को मतलब डिपॉजिट कर देना होता था जिससे उनके अकाउंट में पैसा चला जाए। ये नॉन रिफंडेबल होता था और ये RPA एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत और लोकसभा राज्यसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मतों के 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र थे। चलिए खैर ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसका अनाउंसमेंट जो है वो ग्लासगो COP26 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। तो इसकी क्या घोषणा थी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक, तो लक्ष्य क्या रखा गया था, 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था नॉन फॉसिल फ्यूल विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है द्वारा जारी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में चौथे स्थान पे, यानी कि इंडिया जो है वो 4th प्लेस पे है, जबकि पवन ऊर्जा में चौथा और सौर ऊर्जा में 5वां है। तो 4th ओवरऑल हो गया रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर में 5वां हो गया और विंड में चौथा हो गया। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री तो कब घोषित किया, 13 फरवरी को ये योजना लॉन्च की गई है। और इलेक्टोरल बॉन्ड कब असंवैधानिक घोषित हुआ, तो 15 फरवरी को। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या लक्ष्य रहेगा, 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी और प्रत्येक परिवार जो है, 1 करोड़ परिवार जो है प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेगा। 75,000 करोड़ से अधिक निवेश के साथ लॉन्च किया गया है। गरीब मध्यम वर्ग के विद्युत बिल को कम करने के साथ साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अनुच्छेद 44 जो DPSP कहलाती है, उसमें अनुच्छेद 44 के अनुसार नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स का उल्लेख है। तो स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। 7 फरवरी को, तो कब पारित किया है, 7 फरवरी को, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या होगा, इस विधेयक में विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स, उत्तराधिकार, ठीक है, सहवासी यानी कि लिविंग रिलेशनशिप के संबंधित कानून दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा, ठीक है। परंपरागत अधिकार भारत के संविधान के 21 के अंतर्गत संरक्षित हैं। विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया था इसको पारित करने के पहले, ठीक है। रंजन प्रकाश देसाई जो है उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। भारत रत्न 2024, इसमें क्या है, भारत रत्न जो है वो पुरस्कारों की घोषणा जो है वो 1954 से स्टार्ट हुई। सबसे पहला भारत रत्न जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एवं CV रमन को दिया गया था, ठीक है। मरणोपरांत का प्रावधान जो है 1955 में आ गया। सबसे पहले जो थे मरणोपरांत पाने वाले वो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है, तो अब तक 48 थे और इस साल 5 लोगों को दिया गया है, यानी कि 53 लोगों को दिया जा चुका है। 5 महिलाएं हैं इसमें। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो क्या है 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया, इनको दिया गया है। तो ये मरणोपरांत पाने वाले व्यक्ति हैं और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये पूर्ण शराबबंदी लागू की, मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषयों की सूची में से हटा दिया, पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू किया, मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट की गई सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया गया था। तो मुंगेरी लाल आयोग के रिकमेंडेशन पे बिहार में पहली बार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया था और वो कर्पूरी ठाकुर जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही किया। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती कब थी, तो 24 जनवरी को थी। इनका जो
कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय यानी कि लॉ डिग्री कॉलेज जो है वो बक्सर में स्थित है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। ये पूर्व में भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। इन्होंने राम रथ यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा कार्यान्वयन किया था। भारतीय सुरक्षा यात्रा में भी शामिल थे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। चौधरी चरण सिंह जो है वो पहले एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद की एक भी सीटिंग अटेंड नहीं की थी। ठीक है, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया गया भारत रत्न। ये 1991 से लेकर 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है इन्हीं के काल में शुरू हुआ था। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है इनको। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है। इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो केवल एक ही व्यक्ति जीवित हैं जिनको जिंदा रहते दिया गया है, वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। बाकी लोग मरणोपरांत पाए हैं। ठीक है, तो 3, 4 और 5। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन के बारे में देख लेते हैं। तो ये कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। टाइम मैगजीन ने इनको वन ऑफ द 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन ऑफ 20th सेंचुरी के रूप में सम्मानित किया था। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, प्रथम खाद्य पुरस्कार मिल चुका है, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार मिल चुका है और ये आईकार यानी कि कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक भी रह चुके हैं। और जो चावल का जो मनीला में है, फिलीपींस में जो हेडक्वार्टर है, उसके भी महानिदेशक रह चुके हैं। ये राम मंदिर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले ही जान चुके हैं हम लोग कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम प्राण प्रतिष्ठा किया है। इस अवसर पे कौन कौन से लोग उपस्थित थे? तो राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के रहेंगे ही, आरएसएस के हेड मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास उपस्थित थे। ठीक है, 11 दिनों का फास्ट रखा था नरेंद्र मोदी ने और इस दौरान बहुत सारे मंदिरों में उन्होंने भ्रमण किया जो राम से संबंधित हैं, जैसे रांगनाथ मंदिर, फिर है रामनाथ स्वामी मंदिर, गुरुवायूर मंदिर केरल, इस तरह की मंदिरों में उन्होंने भ्रमण किया। रामलला की प्रतिमा की स्थापना किस दिन हुई? तो 18 जनवरी को, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को हुई है। ये कर्नाटक के 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर यानी कि काले ग्रेनाइट से बनाए गए हैं। कर्नाटक के पत्थरों से बनाए गए हैं। चर्चित व्यक्ति में देख लेते हैं पंकज उदास, हाल ही में मृत्यु हुई है इनकी। चंपई सोरेन, इनका नाम याद कर लेंगे। चंपई सोरेन जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद जो हैं वो प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट थे, इनका भी निधन हुआ है। ये मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली विकसित किया था इन्होंने। मनोहर राणा उर्दू शायर थे, इनका निधन हुआ है। इनकी कविता शाह दावा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको पूर्व में मिल चुका है। नीना सिंह CISF की महानिदेशक बनी है, DG, जो पहली महिला IPS अधिकारी हैं। उमा शेखर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी कि यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। ये भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी के बारे में जान लेते हैं। पहली महिला न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई थी। ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं और पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी यही रही हैं। 3 नए न्यायाधीश जो ज्वाइन किए हैं सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि 4 हैं। तो पहला है सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टिन जॉर्ज मसीह, संदीप मेहता एंड PV वराले। हीरालाल सामरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक,
ये पहले अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी श्रेणी से आते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, इसको आप लोग पता ही है कि 5 लोगों को भारत रत्न मिला, उसमें से एक है एम.एस. स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति के जनक हैं और जैसा मैंने पहले बताया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रह चुके हैं और फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के भी महानिदेशक रह चुके हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं और एक और नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है वो सेल की पहली महिला चेयरमैन है। ठीक है। प्रीति अघालियम, ये आईआईटी मद्रास की जो फॉरेन ब्रांच खुल रही है, फॉरेन ब्रांच मतलब विदेशी जो शाखा खुल रही है तंजानिया में और कहाँ खुल रही है, आईआईटी जंजीबार कैंपस, उसकी पहली महिला निदेशक, पहली महिला डायरेक्टर बनी है। तो किसी भी आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर होने वाली प्रीति अघालियम पहली महिला है। वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। ये स्थान लेंगे परमेश्वरन अय्यर का और सुमन बेरी जो हैं वो अभी वाइस चेयरपर्सन है। ठीक है, डिप्टी चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरपर्सन कह सकते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। अरुण भंसाली जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अरिंदम बागची जो है वो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इनको लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा द्वेवस्थली जो है भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। वासु देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के। तो इन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, इसलिए देख लेना चाहिए कि वासु देवनानी राजस्थान, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश, रमन सिंह छत्तीसगढ़। गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त की गई हैं, जो इस स्थान तक पहुंचने वाली पहली महिला है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश यानी कि लाइट, लाइट क्या है, ग्रीन एनर्जी, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हुए हैं। रुचिरा कंबोज जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है। और कुछ अन्य चर्चित व्यक्तियों को देख लेते हैं। SS बद्रीनाथ, ये क्या है, प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी, उनका भी निधन हो गया। बंगारू आदिगलर, बंगारू से बेंगलोर आप समझ लें, मतलब बेंगलोर यानी कि साउथ समझ लेंगे। तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं आदिगलर। सुब्रत राय का भी निधन हुआ है जो सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे। 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस को इनकी मृत्यु हुई है। N वलारमथी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में काउंटडाउन जो होती है ना 10 9 8 7 6 4 3 2 1 उसको आवाज़ देने वाली इसरो की वैज्ञानिक है N वलारमथी, इनका भी निधन हुआ है। बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ शौचालय के संस्थापक थे, इनका भी निधन हो गया है। जेमिनी शंकरन का संबंध किससे है, तो भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाते हैं, भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाते हैं। सुचिता सतीश 140 अलग अलग भाषाओं में गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है इन्होंने। तो 140 अलग अलग भाषाओं में सुचिता सतीश ने गाना गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। खेल परिदृश्य देख लेते हैं। तो खेल परिदृश्य में क्या है, आपको ट्रिक देखनी होगी कि पहले आप सजा लेंगे AFWU, ठीक है। A फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो अभी जनवरी में मतलब हुआ होगा, फ्रेंच ओपन 2023, विंबलडन 2023 और US ओपन 2023। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लेते हैं। तो इसके विनर हैं जैनिक सिनर, ठीक है, जैनिक सिनर जो इटली से हैं। ये किसको आ रहा है, डेनियल मेदवेदेव यहाँ भी हारे हैं और यहाँ भी हारे हैं, मतलब आप चित्र देखिए बस, ठीक। ऑस्ट्रेलियन और US। जोकोविक यहाँ भी जीते हैं और यह FU में जोकोविक जीते हैं। जोकोविक ने रूड को हराया है और मेदवेदेव को हराया है, मेदवेदेव को हराया है, ठीक है।
मेदवेदेव को हराया है जोकोविक ने यूएस ओपन में। अल्कराज जो है और जोकोविक को हराया, तो जोकोविक ऐसे जाइए, ठीक है, डाउन एंड देन अप, ठीक है। तो जोकोविक FW में जोकोविक हैं, जोकोविक विनर लूजर विनर, ठीक है। फिर नीचे कौन है, रूड, और फिर ऊपर हैं उसमें अल्कराज, और इसमें नीचे हैं मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल में आते हैं, सेबलेंका है और यहाँ पे सेबलेंका है, ठीक है, ये हारी हैं। ईगा स्वीटेक और मार्केटा वेंद्रियोशोवा, कोकोगाफ, ठीक है, कोकोगाफ यूएस ओपन, विम्बलडन ओपन वेंद्रियोशोवा, ईगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है, मतलब इवेंट हुआ है, जिसमें रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन जो है वो विनर बने। रोहन बोपन्ना का जो है ये पहला ग्रैंड स्लैम है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो पुरुष युगल के विजेता जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन रहे हैं, तो रोहन बोपन्ना रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है। तो ये न्यूज बहुत ही जरूरी हो जाती है। यहाँ पे उप विजेता रहे हैं, ये क्या है, यूएस ओपन, ठीक है। महिला युगल में आप देख सकते हैं सी सू वेई, यही चारों में, तीनों में है, ठीक है, तीनों में सी सू वेई हैं। मिश्रित युगल में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। तो रोहन बोपन्ना क्या है, पुरुष युगल प्रतियोगिता में सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी बने हैं, पहला ग्रैंड स्लैम इनका है। लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद बोपन्ना तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम पुरुष पुरस्कार जीता है। एटीपी पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे हैं ये, और सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी में हुआ है। इसके मेजबान राज्य कौन था, तमिलनाडु था। इसका शुभंकर वीरमंगई 36 टीमों ने भाग लिया। महाराष्ट्र जो है वो पहले रैंक पे आया, उत्तर प्रदेश जो है वो 7वें रैंक पे आया है, ठीक है। अब देख लेते हैं FIH महिला हॉकी फाइव्स विश्व कप, जिसमें उप विजेता जो है भारत रहा है, नीदरलैंड विजेता रहा है। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन जो है वो उड़ीसा भुवनेश्वर राउरकेला में किया गया है। विजेता जर्मनी है और उप विजेता बेल्जियम है। भारत जो है उसका देख लेते हैं, भारत का कोई रैंकिंग नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी एंथम क्या थे FIH हॉकी विश्व कप के, वो था हॉकी है दिल मेरा। ओली द वॉरियर शुभंकर थे। तो शुभंकर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर वीरमंगई तमिलनाडु राज्य में हुआ, और यहाँ पे ओली द वॉरियर उड़ीसा में हुआ है FIH हॉकी विश्व कप, जिसकी विजेता जो है जर्मनी रहे हैं और उप विजेता बेल्जियम रहा है। हॉकी है दिल मेरा गीत है, ओली द वॉरियर शुभंकर है। पहला महिला प्रीमियर लीग आयोजित हुआ है 2023 में। इसमें विजेता रहे हैं मुंबई और दिल्ली को हरा के, ठीक है। इसका शुभंकर शक्ति एक शेरनी है और आयोजन जो है वो मुंबई में हुआ है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं। थैंक यू, धन्यवाद।